नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर उषा दी रे ऑफ होप यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जो उन्होंने बहुत ही छोटे से पीरियड में जो ज़बरदस्त उत्साह दिखाया है इस यूट्यूब चैनल के प्रति, निश्चित रूप से रिमार्केबल है। और मैं आज फिर आपके सामने एक बहुत ही जो समय पे और आप सब लोगों की मांग भी थी कि इंग्लिश के लिए कुछ मार्गदर्शन के लिए किसी से बात की जाए, तो उसके लिए हमने एक तरह से अगर मैं यूँ कहूँ कि वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी आज हम आप सब लोगों के सामने लेके आए हैं, और वो हमारे साथ हैं डॉक्टर HP श्रीमाल, जो कॉलेज एजुकेशन में लेक्चरर हैं। और आपका मैं परिचय इस तरह से देना चाहूँगा कि आप स्कूल एजुकेशन में लंबे समय तक टीचर रहे हैं, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में भी टीचर रहे हैं और अब कॉलेज एजुकेशन में लेक्चरर हैं। और एक मैं विशेष बात आपके बारे में बताना चाहूँगा कि अभी जब मैं कमिश्नर कॉलेज एजुकेशन था तो हमने CC के नाम से एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था वहाँ पे। तो आपके इंग्लिश के जो लेक्चरर्स थे उनको बहुत पसंद किया गया और वो सारे आदमी यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हैं और लोग उसको अभी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से देख रहे हैं। और आपके उन यूट्यूब चैनल्स पे कई दूसरे देशों के जो हिंदी भाषी जो लोग हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उन्होंने भी बड़े ज़बरदस्त अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। तो हमारा ये सौभाग्य है कि हमें आज उनसे मार्गदर्शन मिल रहा है। तो HP श्रीमाल साहब, मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। जो आप डायरेक्ट अपन बात करें, क्योंकि अब केवल लगभग 90 दिन के आसपास रीट के एग्ज़ाम होने में बचे हैं, तो हमारे पास समय भी कम है, तो उस हिसाब से मैं सीधी मुद्दे की बात करता हूँ। श्रीमाल साहब, आप बताएंगे कि जो सिलेबस 17 और 20 के सिलेबस में क्या चेंजेज हैं और सिलेबस का किस तरह से आप वर्गीकरण करना चाहेंगे? धन्यवाद सर। सबसे पहले हम सिलेबस की बात करें तो 2017 और 2020 के सिलेबस में रीट का जो सिलेबस है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन 2-3 चीज़ें आपको सिलेबस में परिवर्तन के तौर पर देखने को मिलेगी। पहली चीज़ आप उसमें देखेंगे कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो 2017 के सिलेबस में था उसको उन्होंने चेंज कर दिया और वो बहुत स्केरिंग था, बच्चे बहुत डरते थे उससे। आपको मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उसमें 90% स्टूडेंट्स गलत कर देते थे, तो वो चीज़ हटा दिया। बच्चों के लिए खुशी की बात है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, एस्पायरेंट्स हैं, क्योंकि अब केवल उनको फोनेटिक सिंबल्स का नॉलेज और साउंड्स की जानकारी होना ही पर्याप्त है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। दूसरी चीज़ सिलेबस में चेंज के तौर पर देख रहे हैं वो है फ्रेजल वर्ब्स। अब 2021 के सिलेबस में फ्रेजल वर्ब्स हटा दी गई है, अब केवल ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तीसरा चेंज लैंग्वेज के डिसऑर्डर्स जो है एक टॉपिक था वो हटा दिया गया है। चौथा चेंज आप देखते हैं कि उसमें CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ये अलग से टॉपिक दिया हुआ था, अब आप सिलेबस में देखते हैं कि वो अलग से नहीं है, मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन के नाम से ही दिया हुआ है। और लास्ट चीज़ आप उसमें देखते हैं कि एक मल्टीलिंगुअल कल्चर में लैंग्वेज सीखने में क्या क्या सुविधाएं या दुविधाएं होती है, ये एक नया टॉपिक उसमें ऐड कर दिया गया है। ये तो सिलेबस में परिवर्तन की बात है। मतलब अगर एक तरह से कहें तो हटाया ज़्यादा है, हटाया ज़्यादा है, हटाया ज़्यादा, तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए खुशी की बात है। हाँ, और सिंप्लीफाई कर दिया उससे, सिंप्लीफाई कर दिया है। तो ग्रामर्स के टॉपिक को किस तरह से देखें, या जो आपने जो वर्गीकरण बताया है तो उसमें किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दें, और जो खास तौर से जो ग्रामर है उसको किस तरह से तैयार करना चाहिए? सर, अगर हम सिलेबस की क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो भी नया स्टूडेंट है या जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो भी इस कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं, सिलेबस की कॉपी अपने हाथ में लेते हैं। अगर आपने प्रिंट आउट नहीं लिया है तो प्लीज़ आप उसका प्रिंट आउट लें। सिलेबस आपके मेज़ पर होना चाहिए और सिलेबस को देखने के बाद आप देखें कि उसमें कौन कौन सी यूनिट्स बनाई हुई, उसको क्लासीफाई कीजिए। अगर आप सिलेबस क्लासीफाई करते हैं तो देखिए आपको 4 सेगमेंट्स क्लियरली विजिबल दिखाई देते हैं। पहला ग्रामर, दूसरा आप उसमें देखते हैं फोनेटिक्स, तीसरा आप उसमें देखते हैं लिटरेचर, और चौथा आप उसमें देखते हैं टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग मेथड्स एटसेट्रा। अब अगर हम बात करें कि इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या है, तो आप देखिए राजस्थान में इंग्लिश लैंग्वेज के 2 पार्ट्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश को लैंग्वेज 1 के रूप में ऑप्ट करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश को लैंग्वेज 2 के रूप में ऑप्ट करते हैं। चूँकि हम हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ कर के आए हुए हैं, मोस्ट स्टूडेंट्स वही हैं, तो हम इंग्लिश को लैंग्वेज 2 के रूप में ऑप्ट करते हैं। तो हम फोकस करते हैं कि लैंग्वेज 2 में सिलेबस क्या है, कैसे उसे क्लासीफाई किया जाए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामर में क्या है और ग्रामर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके बाद हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं ग्रामर में क्या क्या चीज़ें। पहला सेगमेंट ग्रामर जो है उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आता है, अनसीन पैसेज का नाम दिया हुआ है। उसी पैसेज पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं,
वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 टॉपिक से रिलेटेड है। नंबर 1 लिंकिंग डिवाइसेस, नंबर 2 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और नंबर 3 इन्फ्रेंसेस। इज दैट राइट? दूसरा ग्रामर के अंदर जो प्योरली ग्रामर का टॉपिक है जिसमें आपको ग्रामर की बुक से ही पढ़ना है वो है मॉडल ऑक्सिलरीज। और नेक्स्ट 5वां टॉपिक जो है वो लैंग्वेज का है लेकिन हम उसको ग्रामर में इंक्लूड कर लेते हैं, दैट इज कॉमन इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये 5 टॉपिक्स ग्रामर के अंदर हम शामिल करते हैं। मैं एक बार दोहरा देता हूँ, लिंकिंग डिवाइसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और तीसरा टॉपिक है इन्फ्रेंस। ये तीनों टॉपिक्स अनसीन पैसेज से रिलेटेड हो गए, राइट? मॉडल ऑक्सिलरीज और नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉमन इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये आपको ग्रामर की बुक से पढ़ने होंगे। नाउ दूसरा टॉपिक, दूसरा सेगमेंट हम बात करें, दूसरा क्लासिफिकेशन हम बात करें तो दैट इज फोनेटिक्स। फोनेटिक्स में केवल 2 चीजें हैं, नॉलेज, बेसिक नॉलेज ऑफ सिंबल्स एंड साउंड्स, केवल 2 ही टॉपिक्स हैं। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हटा दिया है। तीसरी चीज हम बात करें लिटरेचर की, तो लिटरेचर में भी एक अनसीन पोइम आएगी, उस पोइम पर बेस्ट 6 लिटरेरी टर्म्स को आपको टेस्ट किया जाता है। वो क्या क्या है? नंबर 1 एलिट्रेशन, नंबर 2 एसोनेंस, सिमली, मेटाफर, राइम और पर्सोनिफिकेशन। ये 6 चीज़ें लिटरेचर में हैं। ये 6 चीज़ें टेस्ट की जाएगी किस पर? अनसीन पोइम पर टेस्ट की जाएगी। और इसके अलावा 4 चीज़ें लिटरेचर में ऐसी हैं जो आपको अलग से पढ़नी होगी, उन पर अलग से क्वेश्चन होते हैं। वो हैं ड्रामा, एलिजी, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा है, एलिजी है, शॉर्ट स्टोरी है और एक चीज़ और है उसके अंदर सोनेट। ये 4 चीज़ें आपको लिटरेचर के सिलेबस में अलग से पढ़नी होगी। अब हम बात करें कि टीचिंग मेथड्स में क्या है, तो टीचिंग में देखिए नंबर 1 चीज़ है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच, जो आजकल पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज की जा रही है। शॉर्ट में उसको CLTA कहते हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। नंबर 2 थिंग, सेकेंड थिंग जो कि टीचिंग से रिलेटेड है वो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। और नंबर 3 है मल्टीलिंगुअल कल्चर में मदर टंग का कैसा इंटरफेरेंस होता है एक टारगेट लैंग्वेज को सीखने में। ये टॉपिक्स टीचिंग से रिलेटेड है। तो ये हमने बात की कि सिलेबस जो है उसको कैसे क्लासीफाई किया जाए। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और क्लासिफिकेशन के बाद में बच्चों के सामने, जब आपके सामने टाइम टेबल है, आप टाइम टेबल रखिए, आप उस क्लासिफिकेशन को देखिए कि ये टॉपिक्स मेरे पास है। अब हम नेक्स्ट स्टेज पर बात करते हैं कि भाई इनकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, कहाँ से मटेरियल जुटाया जाए, किस तरह से हम किस चीज़ को कितना तवज्जो दें, ये सारी चीज़ें आपको देखने की है। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें देखने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, ओल्ड पेपर्स लीजिए। ओल्ड पेपर्स नेट पर अवेलेबल है, आप उनका प्रिंट आउट लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामर की बात कर रहे थे हम। ग्रामर में हम बात कर रहे थे लिंकिंग डिवाइसेस। लिंकिंग डिवाइसेस को कहाँ से पढ़े और क्या क्वेश्चन आता है। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, रफली है ये, रीट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे मैंने कहा ही इज़ इल सो ही इज़ ऑन लीव, क्वेश्चन बना दिया और सो को अंडरलाइन करके पूछते हैं सो का फंक्शन क्या है, एक रीजन है और उस कॉज एंड इफेक्ट की थियरी को बता रहा है। कॉज क्या है, इल है और इसलिए वो लीव पर है। तो ये क्वेश्चन रीट में पूछा हुआ है कि सो का फंक्शन बताइए, सो क्या काम कर रहा है, सो का फंक्शन क्या है, कॉज और इफेक्ट में कॉरिलेशन, लिंकिंग डिवाइस है, दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको लिंकिंग डिवाइसेस पर पूछा जाता है। अब बात आती है कि ये हम मटेरियल कहाँ से देखें, कहाँ से पढ़ें। तो मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश ग्रामर की दुनिया की 10 सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है, दैट इज़ प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर। ये प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर बुक जो है टॉमसन एंड मार्टिनेट की है। उसमें सारी लिंकिंग डिवाइसेस आपको 1 by 1 मिल जाएगी। हेडिंग लिंकिंग डिवाइस नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। आप अगर हेडिंग से ढूंढने लगे, टॉपिक ढूंढने लग जाएगा इसमें लिंकिंग डिवाइस टॉपिक कहाँ, तो वो नहीं मिलेगा। लेकिन आप देखिएगा कि ये जितनी भी लिंकिंग डिवाइसेस है, एंड, सो, एज, देयरफॉर, यट, बट, स्टिल, ये सब अलग अलग टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और वहीं से आपको एक्सरसाइज भी करने को मिल जाएगी। इज दैट ओके? तो ये तो बात थी हम लिंकिंग डिवाइसेस को कहाँ से पढ़ें। नंबर 2 टॉपिक पर आते हैं, सेकंड टॉपिक पर आते हैं पर, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए बहुत सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहने में बहुत छोटा सा टॉपिक है। जैसा सब्जेक्ट है वैसी वर्ब आएगी, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज करनी है। अगर आपने 6th-7th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ा है तो आपको ये समझ में आता है सिंगुलर है, एक से ज़्यादा होते ही वर्ब प्लूरल हो जाएगी। अब इस टॉपिक को कहाँ से पढ़ें? तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए देखो मैं आपको जितने भी बुक्स बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ आपके पास समय कम है, मैं आपको मार्केट जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये बुक्स आप ऑनलाइन कहाँ देखें,
क्योंकि अब ऑनलाइन का ज़माना है, हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है, सॉफ्ट कॉपी की जरूरत है। आप गूगल पर जाइए, प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर पीडीएफ टाइप कीजिए, बुक निकल कर आ जाएगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, डोंट गो एनीवेयर। आप गूगल पर टाइप कीजिए सिर्फ अपने स्मार्टफोन पर प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, जैसे आप टाइप करेंगे पीडीएफ लिख दीजिएगा, आगे पीडीएफ निकल के आ जाएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए, अपने फ़ोन में रखिएगा, बस में आते जाते कहीं भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इज दैट ओके? तो मैं जो दूसरी बुक बता रहा हूँ जो कि आपको लिंक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए, वो ऑक्सफर्ड गाइड टू इंग्लिश ग्रामर है, जीन ईस्टवुड की लिखी हुई है, ऑक्सफर्ड गाइड टू इंग्लिश ग्रामर। उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करके टॉपिक दिया हुआ है, आप वो टॉपिक पढ़ लीजिए, वो बेस्ट है आपके लिए। और मीनिंग तो आप समझ ही गए होंगे कि जैसा सब्जेक्ट है वैसे आपको वर्ब यूज करनी है। इज दैट ओके? अब हम तीसरे टॉपिक पर आते हैं, दैट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वो आपके लिए ऑब्सक्यूर है, आपने कभी उसके बारे में सुना नहीं, पढ़ा नहीं, और इसलिए वो डिफिकल्ट लगता है। दैट इज इन्फ्रेंस। देखिए, इन्फ्रेंस का अगर हिंदी में नहीं देखें तो वो होता है तर्क या अनुमान लगाना। ठीक है, आप किसी एक चीज़ को देख करके दूसरी चीज़ के बारे में लॉजिकली आई मीन टू से लॉजिकली आप जो जस्ट निकालते हैं, समराइज करते हैं उसे, वो आपका इन्फ्रेंस होता है, राइट? अब इन्फ्रेंस में जो क्वेश्चंस रीट में रहा है या जो ट्रेंड रीट में रहा है वो है फेलेसीज को पूछने का। अब ये फेलेसीज क्या होता है? फेलेसीज बड़ा सिंपल सा होता है कि ऐसा स्टेटमेंट जो आपको सही लगता है लेकिन वो लॉजिकली सही नहीं होता है, उसे हम फेलेसी कहते हैं। मैं एक एग्जांपल दूं कि जैसे एक स्टूडेंट है, उसने कहा कि द गवर्नमेंट शुड इनेक्ट लेबर वेज लेजिस्लेशन। आई रिपीट, इन्हें कहा द गवर्नमेंट शुड इनेक्ट लेबर वेजेस लेजिस्लेशन, और बी ने कहा नॉनसेंस, यू से दिस बिकॉज यू आर जॉबलेस। ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिया और पूछा इसमें फेलेसी कौन सी है, इसमें फेलेसी कौन सी है? तो इसमें फेलेसी है एड होमिनम, बिकॉज द सेकंड पर्सन रिप्लाइज और रिटॉर्ट्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी एविडेंस बट ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सन स्पीकिंग। जो व्यक्ति बोल रहा है, कौन बोल रहा है, उसके आधार पर उसने लॉजिक अपना इन्फ्रेंस निकाल लिया कि तुम जॉबलेस हो इसलिए बात कर रहे हो। इसे ही फेलेसी कहा गया। दूसरा एग्जांपल देता हूं। दूसरा एग्जांपल है गॉड एग्जिस्ट बिकॉज द बाइबल सेज दिस, एंड व्हाट बाइबल सेज इज ट्रू बिकॉज दिस इज द वर्ड ऑफ द गॉड, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आप समझ रहे हैं ना कि गॉड एग्जिस्ट बिकॉज द बाइबल सेज इट, एंड द बाइबल सेज इज करेक्ट, ट्रू, बिकॉज द बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड। तो आप जो बात कहना चाहते हैं गॉड एग्जिस्ट है बाइबल के आधार पर, उसी बात को आप आगे कह रहे हैं कि बाइबल गॉड ने कही है, तो आप तो घूम गए चारों तरफ गोल गोल। इसे कहते हैं बीटिंग अबाउट द बुश। और इस तरह की फेलेसी को हम कहते हैं बेगिंग द क्वेश्चन। तो इस तरह की क्वेश्चंस, इसमें भी आपको देखिए स्टेटमेंट दिया जा रहा है और उसी स्टेटमेंट के बेस पर आपसे एक क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। तो दिस इज इन्फ्रेंस। मेरे ख्याल से तीनों चीज़ें आपको समझ आ गई होगी, लिंकिंग डिवाइसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस के लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप नेट पर सर्च कीजिए गूगल पर कॉमन फेलेसीज इन इंग्लिश और सारे एग्जांपल्स निकल के आ जाएंगे। आप कुछ मत पढ़िए, डोंट गो एनीवेयर, किसी बुक को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं, केवल वो पढ़ लीजिए, बस सफिशिएंट है आपके लिए, आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अपन नेक्स्ट चीज टेकअप करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज जो है इनसे आप सभी परिचित हैं, कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड एटसेट्रा, ये सब मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाते हैं। इसको आपको ग्रामर की बुक से कंसल्ट करना है। ग्रामर की जो बेस्ट बुक है वो मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, उसमें एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है मॉडल एक्सरसाइजेज, मॉडल ऑक्सिलरीज का। और इसके लिए आप सीसी लेक्चर्स भी देख सकते हैं, उसमें आपको सीसी लेक्चर्स में मॉडल ऑक्सिलरीज जो है उस पर 5-6 वीडियोस मिलेंगे। उसमें आपको आरएस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एसएससी के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, रीट के भी मिलेंगे, ग्रेड 1 के क्वेश्चंस मिलेंगे, ग्रेड 2 में पूछे हुए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सारी एक्सरसाइज दी हुई है हर टॉपिक के साथ, तो आप वो देख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रामर। कॉमन इडियम्स एंड फ्रेजेज जो हैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए ये बहुत कंफ्यूज कर रहा है। क्यों कंफ्यूज कर रहा है? मेरे पास कई सारे फ़ोन आ चुके हैं जिनमें बच्चे पूछ रहे हैं, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर फ्रेजल वर्ब्स भी आएगी क्या? तो देखिए फ्रेजल वर्ब सिलेबस में नहीं है। अब सिलेबस में जो है वो कॉमन इडियम्स एंड फ्रेजेज है। तो बात ये आती है कि इडियम्स क्या होता है। देखिए एन इडियम इज अ फ्रेज, एन इडियम इज अ फ्रेज विच टिपिकली प्रेजेंट्स अ नॉन लिटरल फिगरेटिव मीनिंग। हैव यू गॉट द पॉइंट? ये नॉन लिटरल फिगरेटिव मीनिंग को कन्वे करने वाला जो फ्रेज होता है उसको हम क्या कहते हैं? इडियम्स एंड फ्रेजेस। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, टू किक द बकेट।
किसी की डेथ होगी, उसको हमने कहा किक द बकेट। अब किक और बकेट का अलग अलग मीनिंग निकालना चाहेंगे तो कुछ बैठेगा ही नहीं। अ डॉग इन द मैंजर पॉलिसी, हैव यू गॉट द पॉइंट? बिटवीन साइला एंड चेरी बिट्स, हॉब्सन्स चॉइस, अ केज 22 सिचुएशन, हैव यू गॉट द पॉइंट? अब बात आती है कि इनको कैसे लर्न करें। ये तो अब अजीब ही हो गया ना, अलग हो गया ना। तो लर्न करने के लिए पहली चीज़ तो आप देखिए कि अब मैं आपको एक बुक का नाम बता रहा हूँ जो कि भारत में सबसे ज़्यादा चलन में रही, रेन एंड मार्टिन की बुक। उस रेन एंड मार्टिन की बुक में मेरे ख्याल से मोर देन 400 ईडियम्स दी हुई है, लेकिन वो ईडियम्स जो हैं कई डेटेड भी हो गई, तो आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम से उतना नहीं पूछते हैं। लेकिन दूसरी बुक में बताता हूँ, इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन एंड यूसेज, जैसी नेस्फिल्ड की बुक है, मैकमिलन से पब्लिश्ड है, उसमें पूरा बंच दिया हुआ है, 2 जगह दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एक उसमें अपडेट करके पीछे की तरफ अपेंडिक्स जोड़ी हुई है, दोनों जगह से आप इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लीजिए, वो सफिशिएंट। और तीसरा, अगर मान लीजिए ये आपको नहीं मिले, तीसरा अगर करना चाहे तो एसएससी में विगत परीक्षाओं में पूछे गए ईडियम्स करके मार्केट में बुक्स अवेलेबल है। विगत परीक्षाओं में पूछे गए ईडियम्स की बुक। मैं आपको नई बुक लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, केवल क्वेश्चन बैंक लेने के लिए कह रहा हूं। वो क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट है। और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो ईडियम्स है ना, इसको आप डे टू डे लाइफ से कोरिलेट करने का प्रयास कीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल था, डॉग इन द मैंजर पॉलिसी। मैंजर कहते हैं ठाण, जिसमें गाय को चारा डालते हैं ना, और अगर उसमें कुत्ता आकर के बैठ जाए तो न वो खाएगा न खाने देगा, तो उसको कहते हैं डॉग इन द मैंजर पॉलिसी। अब आपको याद रहेगा कि डॉग इन द मैंजर पॉलिसी का मीनिंग क्या हुआ? हॉब्सन्स चॉइस। इसका मतलब हकीकत में कोई चॉइस ही नहीं है। जैसे मैं कहूँ, फोर्ड का बहुत चर्चित स्टेटमेंट है कि आप कोई भी रंग चुन सकते हैं जब तक कि आपका रंग काला है। पूरी आज़ादी है कि कोई भी रंग चुन लीजिए, लेकिन कब तक? जब तक आप काला रंग चुने। तो अब इस तरह की चॉइस को हम क्या कहते हैं? हॉब्सन चॉइस हो गया, ठीक है। अब पंडोराज बॉक्स, एक ऐसा आफत का पिटारा जिसे खोलने के बाद वो समेटने में नहीं आए। एप्पल ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन से झगड़ा जानते हैं अपन, झगड़े की जड़। बॉर्न ऑफ कंटेंशन, एप्पल ऑफ कंटेंशन नहीं, बॉर्न ऑफ कंटेंशन है, झगड़े की जड़। तो आप इसे डे टू डे लाइफ से कॉरिलेट करेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें नहीं, बहुत बढ़िया आपने बताया, बहुत ही बढ़िया। एक्चुअली हमारे जो राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में थोड़ा सा मतलब कमज़ोरी रहते हैं। जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जिन दिनों में तैयारी करता था तो हम भी इसी स्टेज से गुजरे हैं, पर आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस पंडोराज बॉक्स को आपने समझाने की कोशिश की है, बहुत ही और अच्छी आपने बहुत अच्छा यूज कर लिया उसे। तो बहुत ही अच्छे तरह से श्रीमाल साहब ने बताया है, और एकदम प्रैक्टिकल। और ख़ास तौर से सबसे बड़ी बात तो ये कि जो अभी हमारे पास तो कम समय है, उस कम समय में देखते हुए कि किस तरह से हम इसका मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, हमारी एनर्जी को बचा सकते हैं और हम सही दिशा में बढ़े। तो खास बात ये जो आपने कही, जो सबसे अच्छी बात ये थी। मैं आपसे 1-2 सवाल और पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि जैसे समय कम है, तो हालांकि आपने अपनी बात में बताया भी है कि प्रैक्टिस किस तरह से करनी चाहिए, कोई मॉडल टेस्ट पेपर से करें या एक्सरसाइज किस तरह से करें। हालांकि आपने कुछ बुक्स बताई हैं, वही सफिशिएंट रहेंगी या उसको किस तरह से करें? प्रैक्टिस के लिए सर, जैसे मैंने अभी बुक का नाम बताया, प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, उसकी एक तो ग्रामर की बुक आती है, टॉमसन एंड मार्टिनेट की बुक है, और 2 उसकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज बुक्स आती है, एक्सरसाइज बुक 1 और एक्सरसाइज बुक 2। ठीक है। तो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस केवल उन्हीं टॉपिक्स की करनी है जो सिलेबस में। बुक के पूरी ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है जरूरत नहीं है। आप केवल वो पढ़िए जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं, और उनकी एक्सरसाइज आप वहाँ से कर लीजिए, ठीक है। मैंने अभी आपको एक बुक और बताई थी, ऑक्सफोर्ड गाइड टू इंग्लिश ग्रामर, जीन एस्टवुड की, उसकी भी एक्सरसाइज बुक आती है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपके हाथ में स्मार्टफोन है, आप उस पर टाइप कीजिए, एक्सरसाइज बुक टाइप कीजिए, मिल जाएगा। बहुत नहीं है कहीं जाने की, 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा आपका, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपके मोबाइल के अंदर है, आप टाइप कीजिए, वो मिल जाएगा। निकालिए टॉपिक, निकालिए, एक्सरसाइज कीजिए, वो मिल जाएगा। ये बहुत सही बात है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक, ग्रामर के बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है लिटरेचर। लिटरेचर 90% स्टूडेंट्स के लिए नया टॉपिक होता है, क्योंकि इंग्लिश से जो बैकग्राउंड से, जिन्होंने बीए में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा तो वो तो जानते हैं, लेकिन जिनका बीए में इंग्लिश लिटरेचर नहीं था, एसएसटी के, वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं और साइंस वाले सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए लिटरेचर नया है। लैंग्वेज का तो फिर भी चलो ग्रामर 10th-12th में उन्होंने मॉडल्स पढ़े हैं, लेकिन लिटरेचर के टॉपिक सारे नए हैं। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी स्केयर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना ईजी टॉपिक है लिटरेचर का कि आप केवल 2 घंटे सेल्फ स्टडी कर लेंगे तो भी वो कंप्लीट हो जाएगा, केवल 2 आवर्स। देखिए मैं आपको बताता हूँ लिटरेचर में क्या है। एलिट्रेशन, हिंदी में इसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ हिंदी से, आप सब जानते हैं, सवेरे सवेरे सड़क पर सांप को सरकते हुए देखा।
आप देखिए इस सेंटेंस में हर शब्द से पहले से का रेपिटेशन है ना। चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चढ़ाई, च का रेपिटेशन है। बिल्कुल है। ठीक है। सक सर एक सौखी सत सागर तव भ्राते हूँ पूछे हूँ नहीं ना कर, सक सर एक सौखी सत सागर, स का रेपिटेशन। अगर किसी सेंटेंस के शुरू में, हर शब्द के शुरू में एक ही ध्वनि की पुनरावृत्ति होती है तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। ठीक है। तो आप देखिए, आप जैसे सक सर एक सौ की सत सागर, स का रेपिटेशन है और इसलिए क्या बन गया, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल बन गया। ठीक है। जैसे रूइन सीज दी रूथलेस किंग, र दोनों में आ रहा है इंग्लिश सब में, ठीक है। र का रेपिटेशन हो रहा है, तो दैट्स व्हाई इट्स एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। 5 miles मेंडरिंग इन अ मेजी मोशन, म का रेपिटेशन है, एलिट्रेशन का एग्जांपल है। नाउ एक तो आपसे ये पहचानने के लिए कहा जाए कि एलिट्रेशन क्या है, ठीक है, तो वो आपको अनसीन पोएम देंगे और उन अनसीन पोएम में वो ये पूछते हैं लाइन नंबर 5 में कौन सी डिवाइस है, तो आपको पहचान लेना। अगर कॉन्सोनेंट का रेपिटेशन है वो भी स्टार्टिंग में, तो वो एलिट्रेशन है। अब बताइए इसमें कौन सी किताब पढ़ने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता आपको किताब पढ़ने की जरूरत है, समझने की बात है। व्यंजन की पुनरावृत्ति है शब्द के शुरू में तो एलिट्रेशन हो जाएगा। अब आप बात करें एसोनेंस, अगर किसी स्ट्रेस सिलेबल में, किसी सिलेबल में स्वर की पुनरावृत्ति है तो एसोनेंस हो जाएगा। दैट्स एज सिंपल एज दैट। दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, रेविस, रेवी में वी में ई की मात्रा आ रही है ना, स्टिल में ई की मात्रा आ रही है, ब्राइड में आई की मात्रा आ रही है, क्वाइए में आई की मात्रा आ रही है, बस एसोनेंस हो गया। स्वर की ध्वनि की पुनरावृत्ति एसोनेंस कहलाता है। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, एलिट्रेशन क्या होता है, एसोनेंस क्या होता है। अब आप बात करते हैं सिमली की। सिमली में क्या होता है, देखिए रीड की पुराने जितने भी पेपर्स उन्होंने पूछा गया इनमें कौन सी डिवाइस यूज की है, सिमली कौन सी लाइन में। सिमली दो चीजों में तुलना होती है और उस तुलना को करने के लिए हम दो शब्द काम में लेते हैं, एज और लाइक। आंखें बंद करके ढूंढिए कि एज और लाइक कहाँ, जहां एज और लाइक है वहां सिमली है। इससे ज्यादा आपको दिमाग लगाने की आपने तो ये तो क्लासिक कर दी, कंप्लीट हो गई। एज और लाइक, ये टॉपिक से इतनी इजी है बहुत ही सर, बढ़िया। इनको जबरदस्ती का घुमा फिरा करके इसको नहीं, एक तरह से ये तो मतलब रियल क्लास ही हो गई इस पे तो। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत एज और लाइक जो है वो आपका सिमली हो गया। मेटाफर रूपक अलंकार होता है, सीधे सीधे नहीं कह तुम बड़ा शेर है। शेर तो जानवर होता है सही मायने में, शेर कह रहे हैं क्योंकि वो बहादुर है शेर की तरह, तो ये मेटाफर का एग्जांपल हो गया। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है मानवीकरण, किसी निर्जीव वस्तु, किसी भाव को या किसी जानवर को इंसान की तरह प्रेजेंट करना मानवीकरण कहलाता है। जैसे मैं अपने कुत्ते के लिए कहूँ माई डॉग इज कॉलिंग मी, बार्किंग के बजाय मैं कहूँ कॉलिंग मी, कॉल करना तो इंसान का काम है। अगर डॉग भी कॉल करने लगा माई डॉग इज डांसिंग, तो ह्यूमन क्वालिटी को अट्रीब्यूट कर दिया, और ह्यूमन क्वालिटी को अट्रीब्यूट कर दिया तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। राइम को कहते हैं तुकबंदी, और इसे हम सब जानते हैं, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, धामा को नामा से मिला दिया, इसको हम राइम कहते हैं। अंग्रेजी में राइम को पहचानने के लिए हम ए नाम दे देंगे दोनों को। एग्जैक्टली ऐसा ही हम पोइम में करते हैं, जो सेम साउंड एट द एंड ऑफ ईच लाइन जो होती है उसको हम सेम नेम दे देते हैं। जैसे धामा को ए दिया तो आमा की जहां भी साउंड आएगी उसको ए नाम दे देंगे, तो ये राइम हो गया। नेक्स्ट इज ए ड्रामा, एलिजी, शॉर्ट स्टोरी और सोनेट। तो मैं इसके बारे में आपको शॉर्ट में बता दूं कि इनको पढ़ने के लिए भी आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स करके एम.एच. एब्राम्स की किताब आती है, ऑनलाइन अवेलेबल है, उस किताब को लीजिए, 4 टॉपिक्स निकाल लीजिए उसमें से, एलिजी निकाल लीजिए, शॉर्ट स्टोरी निकाल लीजिए, सोनेट निकाल लीजिए और ड्रामा निकाल लीजिए, और उन चारों को पढ़ लीजिए। 5-5, 6-6 लाइन का डेफिनेशन है, वो आपका तैयार हो जाएगा। मैं जैसे बता दूं, एलिजी में क्वेश्चन, एलिजी किसे कहते हैं, मॉर्निंग पोइम होती है, लेमेंटेशन की होती है। पास्टल एलिजी क्या होती है, जिसमें पोइट अपने आप को शेफर्ड माने, शेफर्ड की डेथ पर लेमेंट कर रहा होता है। डर्ज किसे कहते हैं, इनफॉर्मल एलिजी होती है, ठीक है। मोनोडी किसे कहते हैं, जब सिंगर एक ही आदमी होता है तो मोनोडी कहलाती है, ये एलिजी की बात हो गई। अगर आप नेक्स्ट चीज टेकअप करें कि सोनेट क्या होता है, तो 14 लाइन की आयम्बिक पेंटामीटर में एक सर्टेन राइम स्कीम में लिखी हुई पोइम सोनेट कहलाती है। अब देखिए मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया, लेकिन आपको नोट करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन यही बनता है, सोनेट कितने लाइन की पोइम होती है, 14 लाइन्स की होती है। सोनेट का मीटर क्या होता है, आयम्बिक पेंटामीटर होता है। अब आप ये सोचें आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, तो आपको जानने की जरूरत भी नहीं, आप सिर्फ याद कीजिए कि आयम्बिक पेंटामीटर होता है, ठीक है। राइम स्कीम क्या होती है, 3 तरह की पोइम सोनेट्स होती हैं, पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट, शेक्सपियरियन और इंग्लिश सोनेट और स्पेंसरियन सोनेट, इनकी अपनी अपनी राइम स्कीम होती है, राइट। इसके बाद ड्रामा की बात करें तो ड्रामा कॉमेडी होता है, ट्रेजेडी होता है, मेलोड्रामा होता है, ठीक है।
इसके अलावा क्लोजेट ड्रामा होता है, मास्क होता है, किचन सिंक ड्रामा होता है, ये आपको ट्रेंड्स उसमें सारे मिल जाएंगे। इनको एक एक लाइन का डेफिनेशन है, वो आप पढ़ लीजिएगा, बस हो गया आपका ड्रामा का तैयार। ड्रामा में देखिए मैं आपको सीटेट में पूछा हुआ एक क्वेश्चन बता देता हूँ। उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 1 एक्ट ड्रामा कितने मिनट में परफॉर्म किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 1 एक्ट ड्रामा जो है 15 से 40 मिनट में परफॉर्म किया जाता है। ड्रामा में यूजुअली कितने एक्ट होते हैं? 5 एक्ट होते हैं। इज दैट राइट? इसके बाद अगर बात करें शॉर्ट स्टोरी, तो उस पर भी देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट स्टोरी में सामान्यतः कितने शब्द होते हैं? तो उसमें 1600 से 20,000 शब्द होते हैं। याद करने का ट्रिक भी बता देता हूँ। उसमें 15 से 40 मिनट होता है, 15 के तुरंत आगे 16 आता है, तो 1600 कर दीजिए। 1600 से 20,000 शब्द होते हैं, ठीक है। आधा घंटे से 2 घंटे में पढ़ी जा सके, ऐसे शॉर्ट स्टोरी होती है। इज दैट राइट? तो ये लिटरेचर का था। फोनेटिक्स की बात करें तो फोनेटिक्स में 2 ही चीज़ें, सिंबल्स को पहचानना है और सिंबल्स को पहचानने के बाद बेसिक सिंबल्स की जानकारी, साउंड्स की जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में, लेकिन 44 साउंड्स होती है। ये जो 44 साउंड्स होती है, इस साउंड का, हर साउंड का एक सिंबल है। 5 वाल्स, 20 वाल साउंड्स, 21 कॉन्सोनेंट्स, 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स, तो उनका एक सिंबल होता है। ये आपके यूट्यूब चैनल पर कहीं भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, बस वहाँ से सिंबल्स लर्न कर लीजिए। 44 ही तो याद करने हैं। क का सिंबल है के हो जाएगा, र का सिंबल है आर हो गया। पता है कितना कॉरिस्पॉन्ड करता है? हिंदी से कॉरिस्पॉन्ड करता है, घबराइए मत। जहाँ कॉरिस्पॉन्ड नहीं करता वो थोड़ा सा आपको अजीब लगता है। जैसे चेक का सिंबल है, वो टी लिखते हैं और एक एफ की तरह का सिंबल बना देते हैं, तो आप देखेंगे याद हो जाएगा। 44 को याद करना है। अब यहाँ पर बात आती है, जैसे मैं सीटेट और रीट की क्वेश्चंस बताऊँ। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है बुक्स, BOOKS, और वो क्या करते हैं? एस को अंडरलाइन कर देते हैं कि एस का साउंड बताओ सर। तो इसके लिए क्या होता है, इंग्लिश में 2 तरह का साउंड होता है, एक वॉइसलेस तो एक होता है, वॉइस्ड होता है। तो ये आपको थोड़ा सा रूल याद रखना पड़ेगा कि वॉइसलेस के बाद में जब भी एस का साउंड आता है, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, तो वो तय हो जाता है। जैसे एस का साउंड आता है तो वो स रहता है, वॉइस्ड के बाद में वो ज हो जाता है। जैसे RUN, इसके आगे एस लगा दिया, एस का साउंड बताओ, तो रंस नहीं होगा, वो रंज हो जाएगा। उसका सिंबल जेड से आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये आपको एक पढ़ने की चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें सिंपल है। अब हम बात करें टीचिंग मेथड्स की। टीचिंग मेथड्स में एक अप्रोच आपके सिलेबस में केवल कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। इसका भी मैं आपको तरीका बताऊँ कहाँ से पढ़ना, और बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ, उससे अच्छी चीज़ दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती। रिचर्ड्स एंड रोजर्स की किताब है, अप्रोचेज एंड मेथड्स इन लैंग्वेज टीचिंग। घबरा रहे होंगे नाम सुन करके, अंग्रेजी में बता दिया, वाकई अंग्रेजी में, अंग्रेजी लेखक है, लेकिन डरिए मत, ये किताब आपके काम की नहीं, कि केवल इसका एक चैप्टर आपके काम का, जिसका नाम है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। अब आप में से कहीं कोई दिक्कत आ रही होगी कि वो चैप्टर भी अंग्रेजी में कैसे पढ़े, और वाकई होती भी दिक्कत। तो आप देखिए उस बुक में इस चैप्टर के अंदर एक टेबल बना रखी है उन्होंने, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच और ऑडियो लिंगुअल मेथड का डिफरेंस। वो टेबल सिंगल पेज की है, वो टेबल लर्न कर लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं आपको यकीनन बता रहा हूं कि ग्रेड 2 में ये प्रेस्क्राइब्ड है, और ग्रेड 2 में अगर पूरा क्वेश्चन जोड़े तो कम से कम 20 क्वेश्चन उस टेबल से पूछे, उसी टेबल से एज इट इज पूछेंगे। तो केवल वो टेबल आप ले लीजिए और वो टेबल पढ़ लीजिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच का मकसद क्या है? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस डेवलप करना। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या होती है? एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको ये जरूर ध्यान रखना है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टर्म पहली बार किसने काम में लिया था? डेल हाइम्स ने काम लिया था। तो वो छोटी छोटी चीज़ें वो अगर लर्न कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग की बात हम कर रहे थे। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग जो है, ये आपने साइकोलॉजी में पढ़े होंगे। जो साइकोलॉजी की चीज़ें हैं उन्हीं को हम यहाँ यूज कर रहे हैं, राइट। देखिए जैसे सबसे पहले अब चूंकि लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज की चीज़ें आ जाएगी। साउंड्स को प्रेफरेंस देते हैं, बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स पढ़ाते हैं। बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स होते हैं, उनकी हैबिट फॉर्मेशन करते हैं, इमिटेशन देते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ग्रेडेशन करते हैं। सिलेक्शन और ग्रेडेशन के कुछ रूल्स हैं, जैसे अपन सिलेक्शन किस आधार पर कहेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल, ये ग्रेड 1 ग्रेड 2 में पूछा हुआ है कि सिलेक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी। जो जितने बार शब्द काम आता है वो उतना इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वो सिखाओ बच्चे। चलो एक कॉमन सा क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा में सबसे ज़्यादा कौन सा शब्द काम आता है? THE, द अंग्रेजी भाषा का सबसे ज़्यादा काम आने वाला शब्द, याद रखिएगा। बाय द वे पूछ ले कॉम्पिटिशन में, अंग्रेजी भाषा में सबसे ज़्यादा काम आने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है? SVC, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, ये सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है। अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले टेंस पढ़ाना तो कौन सा पढ़ाएं? ऐसा टेंस
जिसे पढ़ाया जा सके आसानी से, पढ़ाते तो सभी हैं, आसानी से पढ़ा सके। कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये याद रखना है कि कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजी भाषा में अगर आपको क्लास में जाना है, टेंस पढ़ाना, तो सबसे पहले कौन सा पढ़ाओगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि हम बच्चे को करके दिखा सकते हैं। आई एम स्पीकिंग, आई एम टॉकिंग, आई एम रनिंग, आई एम सिटिंग, एटसेट्रा। अब आप बताएं कि द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, अब आप इसको करके कैसे बताएंगे? करके तो बता नहीं सकते। और जो लर्निंग बाय डूइंग होता है वो सबसे इफेक्टिव होता है। इसलिए सब्जेक्ट वर्ब, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो सबसे पहले पढ़ाना चाहिए। इज दैट राइट? तो देखिए हमने प्रिंसिपल्स की बात करें तो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी के बाद नंबर 2 आता है, अपन बात करते हैं रेंज। कोई शब्द अगर ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट में आता है तो उसको पहले पढ़ाओ। फिर कवरेज, एक ही शब्द के ज़्यादा मीनिंग्स है तो उसको पहले पढ़ाओ। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, फ्रीक्वेंसी, रेंज, कवरेज। अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी। चौथी चीज़ क्या है? अवेलेबिलिटी। देखिए इंग्लैंड का बच्चा है, यूरोप का बच्चा कोई भी हो, वहाँ हिमपात बर्फबारी होती रहती है, तो उनके लिए बर्फबारी कॉमन चीज़ है, ठीक है ना? तो वहाँ अवलांच वर्ड जो है वो सब जानते हैं। लेकिन हमने अगर क्लास में बच्चे को अवलांच सिखा भी दिया तो 2 दिन बाद भूल जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो बर्फबारी होती नहीं। हम उसको सैंड ड्यून सिखाएं, थंडर स्टॉर्म सिखाएं, डस्ट स्टॉर्म, तो वो जरूर याद रहेगा। आप गोट सिखाएं तो बच्चा याद रख लेगा, बकरी देखता है। लेकिन यॉक सिखाएं तो गारंटी नहीं बच्चा याद ही रख ले, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है अपने यहाँ पर। तो अवेलेबिलिटी के प्रिंसिपल को देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद लर्नेबिलिटी। आप जानते हैं कॉन्क्रीट चीज़ें बच्चा जल्दी याद करता है, अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें समझाना ही मुश्किल और याद भी नहीं होता है। तो लर्नेबिलिटी को देखते हैं। फिर अपन देखते हैं टीचेबिलिटी। अरे भाई टीचर हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा सोशल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना उचित भी है कि नहीं है, तो वो टीचेबिलिटी हो गई। भाई 6 प्रिंसिपल्स हो गए। कौन कौन से हो गए? फ्रीक्वेंसी हो गया, रेंज हो गया, कवरेज हो गया, अवेलेबिलिटी हो गया, लर्नेबिलिटी हो गया और टीचेबिलिटी हो गया। इसके बाद अपन ग्रेडेशन कर देंगे। अब सिलेक्शन में एक और बात बता दो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जब स्ट्रक्चरल अप्रोच हमने इम्प्लीमेंट किया था, 275 स्ट्रक्चर्स उन्होंने सेलेक्ट किए थे अंग्रेजी भाषा के, और 3000 वर्ड्स। कहते हैं कि इनमें 90% लैंग्वेज आपकी आ जाएगी। तो आप 275 शब्द सिखा दो, 275 स्ट्रक्चर सिखा दो और 3000 शब्द सिखा दो। फिगर याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 275 स्ट्रक्चर्स एंड 3000 वर्ड्स। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तय किया, ठीक है? तो इस तरह के प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग होता है। और इसके लिए मटेरियल कहाँ से लेंगे? मटेरियल कहीं जाने की जरूरत नहीं, गूगल पर टाइप कीजिए प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, सारा निकल के आ जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना? अब बात आती है मल्टीलिंगुअल कल्चर में लैंग्वेज का, मतलब मदर टंग का क्या रोल रहता है। देखिए मदर टंग कभी कभी आपकी हेल्प करता है और कभी कभी क्या करते हैं कि वो हिंड्रेंस क्रिएट करता है। देखिए बच्चा जब एक ही भाषा जाता है, मोनोलिंगुअल कहते हैं उसे, तो उसको दूसरी भाषा सीखने में ज़्यादा दिक्कत आती है। मल्टी का ना कई सारी, लेकिन उसको कई सारी लैंग्वेजेस के कल्चर के बीच में रह रहा है। जैसे सिंगापुर का एक क्लास है जहाँ एक हिंदी बोलते हैं, एक बच्चा वो बैठा जिसकी मदर टंग हिंदी है, एक वो बटा जिसकी मदर टंग चाइनीज़ है, एक वो बटा जिसकी मदर टंग फ्रेंच है, जर्मन है, हिब्रू है। तो इन सब लैंग्वेजेस में जहाँ बच्चा एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस के कांटेक्ट में रहता है तो वो दूसरी लैंग्वेज तेज़ी से सीखता है। ये तो उसकी हेल्प मिलती है अपने को। प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे मैंने आपसे कहा हिंदी में कि आपका शुभ नाम क्या है, क्योंकि विनम्रता से अपन ये पूछते हैं ना आपका शुभ नाम क्या है। अब अगर आपने इसको इंग्लिश में हूबहू ट्रांसलेट कर दिया व्हाट इज योर गुड नेम, तो एक एरर आ गई। एरर को कहते हैं मदर टंग इंटरफेरेंस, क्योंकि इंग्लिश में तो नाम नाम होता है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ गुड और बैड नेम, वहाँ तो मीनिंग ही अलग हो जाएगा। हैव यू गॉट द पॉइंट? तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती है उसको हम कहते हैं मल्टीलिंगुअल कल्चर में पढ़ने में सुविधा या दुविधा, ठीक है? तो ये था इंग्लिश का इनका पूरा रूपरेखा जो मुझे लगता है कि आप लोग को जानना चाहिए। बुक्स मैंने आपको सजेस्ट की है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से डाउनलोड कीजिए और पढ़िए उनको, आनंद लीजिए। मॉडल ऑक्सिलरीज ग्रामर का टॉपिक है, जिसमें समझने की ज़रूरत है तो आप सीसी लेक्चर देख सकते हैं। सीसी लेक्चर में मॉडल ऑक्सिलरीज टाइप करेंगे, सीसी मॉडल ऑक्सिलरी, तो वो निकल के आ जाएगा, एक बार देख लीजिएगा आप। रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो देखिए टाइम मैनेजमेंट के लिए ये पूरा सिलेबस अगर आप अपने जहन में रखते हैं तो आपको रटने की चीज़ या पढ़ने की चीज़ जो है लिटरेचर में तो कुछ है नहीं। लिटरेचर तो आप एक दिन में पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको दोबारा आप उसको बीच बीच में 5 मिनट के लिए रिवाइज कर लीजिए। मुझे नहीं लगता अगर कोई बच्चा लिटरेचर को एक दिन से ज़्यादा पढ़ रहा तो वो अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है। भाई इस टाइम को कुछ दूसरी जगह लगाओ, कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो। नंबर 2 चीज़, टीचिंग मेथड्स वगैरह की जो बात है वो आप एक बार पढ़ लीजिए। 3 टॉपिक्स हैं सर, 3 टॉपिक्स को पढ़ने में आपको 3 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो आपको 3 दिन लगेगा, अगर आप एवरेज से थोड़ा नीचे हैं तो आपको 5 दिन लग जाएगा। इससे ज़्यादा पढ़ने की कतई जरूरत नहीं, राइट? ग्रामर के टॉपिक्स जो है इन्फ्रेंस एटसेट्रा है वो 2-3 दिन में आप कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा समय वेस्ट मत कीजिए। आपको लर्न करने की जो चीज़ है वो है कॉमन इडियम्स एंड फ्रेजेस।
मैं किसी को भी सलाह नहीं देता कि वो छोड़े। आप नेस्फील्ड वाली बुक ले लीजिए, इंग्लिश ग्रामर, कंपोजिशन, यूसेज, उसमें जो दी है वो कर लीजिए, या फिर आप मार्केट से कोई भी बुक ले लीजिए जिसमें विगत परीक्षाओं, एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए बैंक और एसएससी में, बस वो लर्न कर लीजिए, सफिशिएंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। नहीं, बहुत ही बढ़िया। एक तरह से आपकी तो ये तो क्लास ही चल रही थी, बिल्कुल क्लास चल रही थी, और वो आपने टीचर है ना, तो बोलने की आदत है। नहीं, रियली क्लास चल रही थी, और मैं भी एक तरह से आपको तन्मयता से सुन रहा था, और मुझे लग रहा था कि मेरे लिए भी लर्निंग थी। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से हमारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत फ़ायदा होगा। लैंग्वेज ऐसी है जिसको रोज़ाना पढ़ना पड़ता है, जैसे सर ने बताया भी है कि जो इडियम्स वगैरह हम इसको रोज़ अपनी डे टू डे लाइफ में काम में लें, प्रैक्टिस में लें। और बाकी इंग्लिश कोई डरने जैसी चीज़ नहीं है, ऐसा कतई नहीं है जिससे आपको लगे कि बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। आपने तो एक तरह से समय भी बता दिया कि किसके लिए कितना पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आज की जो हमारी जो आपसे जो बातचीत है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी, और मैं आपका उन सब की तरफ से आप सभी का आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार फिर हम एक नए विषय विशेषज्ञ के साथ आप लोगों के बीच में फिर हाजिर होंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।